ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पूरे मोर्चे में बदल चुका है आधा मोर्चा। आप देखेंगे कि जब बिपिन रावत ने देश के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जिस ढाई मोर्चे की बात की थी, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के समय खूब चर्चा हुई। लेकिन इस आधे मोर्चे ने अब एक पूरे मोर्चे का रूप ले लिया है और यह सब जानते हैं कि पहले और दूसरे मोर्चे के रूप में पाकिस्तान और चीन है, लेकिन आधे से पूरा मोर्चा बन गए। तीसरे मोर्चे की सच्चाई गहराई से लोग अनजान ही अधिक हैं। इस मोर्चे में केवल अलगाववादी, माओवादी, खालिस्तान और भारत को इस्लामी देश बनाने, गजबाई हिंद करने का मुगालता पाले जिहादी और पाकिस्तान एवं चीन परस्त तत्व ही नहीं, इसमें राजनीति और सिविल सोसाइटी, अकादमी, बौद्धिक जगत के साथ मीडिया, इंटरनेट मीडिया में सक्रिय लोग भी हैं और मतांतरण कराने वाली ताकतें भी हैं और इनकी पहुंच शासन प्रशासन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। और इस मोर्चे में उन भारतीयों को भी गिनिए जो विदेश में रह जा बसे हैं या फिर जो देश में ही रहकर अमेरिका, चीन या पाकिस्तान के एजेंडे की पैरवी खुले छिपे ढंग से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय इस देश घाती मोर्चे के एक बड़े हिस्से को अच्छे से नियंत्रित किया गया और माओवादियों की सफाई का अभियान जारी रहा और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे के साथ उनके समर्थकों की धरपकड़ होती रही। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले तत्वों की गिरफ्तारी भी होती रही है, जैसे यूट्यूबर ज्योति हो गई, गजाला, नोमान, अरमान, तारीफ, सुखबीर सिंह आदि। ऐसे लोगों की गिनती करना कठिन है जो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। समझ रहे हैं आप लोग। और एक बात आपको यहां बता दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनके बचाव में भी लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि धर्मशाला थोड़ी है कोई भारत कि आ जाइए, हम लोग पहले ही 140 करोड़ हो चुके हैं। ये पाकिस्तान है आपका। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की आपकी लगती है सीमा। आपका मतलब आप समझ रहे हैं, कल का ठिकाना नहीं है। हो सकता है फिर से आपका हो जाए, क्योंकि 1947 तक आपका ही हिस्सा हुआ करता था। ये चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और हो सकता है कि आगे तुम्हारा आपका हिस्सा हो जाए, होना भी चाहिए। पहलगांव की भयावह आतंकी घटना के बाद भी देश में सांप्रदायिक बैर देखने को नहीं मिला। खुद कश्मीरी मुसलमान आतंक के खिलाफ खड़े हुए। देश भर में एकजुटता देखी गई। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त पाकिस्तान की सरकार, सेना, वहां के मीडिया ने झूठ कपट के सहारे कश्मीरी मुसलमानों के साथ सिखों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर एक तरह का युद्ध था। युद्ध के समय सूचना युद्ध से भी लड़ना होता है। भारत में फर्जी और झूठी खबरों के खिलाफ तो लड़ाई करीब करीब अच्छे से लड़ी, लेकिन विदेशी मीडिया के झूठे नैरेटिव की काट में पर्याप्त सक्षम नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, द इकोनॉमिस्ट, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, CNN, BBC, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग आदि के साथ पाकिस्तान परस्त तुर्की के TRT और अलकायदा के भोंपू रहे कतर के अल जजीरा जैसे चैनल भारत के खिलाफ माहौल बनाते रहे और अब भी बना रहे हैं। इन्होंने बड़ी बेशर्मी से यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सेना भारत में पर भारी पड़ी। यह ऐसा था कि वह अपने एयरबेस क्यों नहीं बचा पाई। और आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट तबाह हुए पाकिस्तानी एयरवेज की सैटेलाइट इमेज देखकर मन मारकर यह लिखने को मजबूर हुए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। लेकिन उसके संग अधिकांश पश्चिमी मीडिया बेराना प्रमाण या ढोल बजाने से बाज नहीं आया कि भारत ने अपने विमान गंवा दिए। चलिए माना भी कि हमारे 1-2 विमानों को नुकसान उठाया, तो क्या सच नहीं है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाने के साथ तुर्की एवं चीन के हथियारों और उनके डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। और फिर दूसरी बात सोचिए, अगर हमारा नुकसान थोड़ा बहुत हो गया तो हमें कौन सा IMF से लोन लेके हथियार खरीदना है? भैया हम लोग इतने सक्षम है ना। तो वो पाकिस्तान है और वो चाइना, वो अपना सोचे कि उनकी जो टेस्टिंग थी, जो उनके हथियार थे, वो फेल हो गए उनके। यदि किसी निर्णायक मैच में कोहली या रोहित शर्मा के सस्ते में आउट
होने के बाद भी भारत पाकिस्तान गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर आसानी से जीत जाए तो क्या कोई हेडलाइन बनाएगा? क्या कोई हेडलाइन बनाएगा कि पाकिस्तान के सामने नाकाम रहे विराट रोहित? पश्चिमी मीडिया पाक चीन को शर्मिंदगी से बचाने के लिए ऐसा ही कर रहा है। हमें ऐसी खबरों की हेडलाइन तो देखते हैं, लेकिन लिखने वाले की पड़ताल नहीं करते या सोचने लगते हैं कि ये सब कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। और यह हमारा मनोबल तोड़ने, संशय में डालने वाला साइकोलॉजिकल बार है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पश्चिमी मीडिया में भारत विरोधी अधिकांश खबरें लेख लिखने और वाले पाकिस्तानी ही थे, और इनके लिखे ही फैक्ट चेकिंग तो दूर रही, पुष्टि भी नहीं की गई। और नतीजा स्काई न्यूज फीजी पीटीवी के हवाले से और पीटीवी स्काई न्यूज के जरिए बता रहा था कि भारत के 2 विमान मार गिराए गए, और पश्चिमी मीडिया ने यह सर्कुलर गेम खूब खेला। वहां तमाम भारत विरोधी खबरें भारत को नापसंद करने वाले अमेरिकियों, यूरोपियों के साथ भारतीय भी लिखते हैं। भारत विरोधी और वामपंथी एजेंडे वाली द इकोनॉमिस्ट का डिफेंस एडिटर एक भारतीय है जो भारत को कमतर बताने में लगा रहा। देश विदेश में ऐसे ब्राउन सिपाहियों की कमी नहीं है और इन्हें भारत का कुछ भी नहीं भाता। इसका कारण वैचारिक कट्टरता, सनक भरे लिबरलिज्म साथ भारत के प्रति दुराग्रह और व्यावसायिक हित भी है। पश्चिमी मीडिया की बात कौन करे? अपने कुछ अंग्रेजी अखबार चीनी सरकार के विज्ञापन बिना किसी शर्म संकोच छापते हैं। आखिर चीन या पश्चिमी देशों को पैसों पर पलने वाले देसी विदेशी मीडिया भारत के हित की बात कैसे लिखेंगे? भारत विरोधी मोर्चे का हिस्सा बना देश विदेशी मीडिया यह बताने को भी उतावला रहता है कि मोदी के पीएम बनने के बाद भारत में मुसलमानों पर आफत टूट पड़ी। क्या वे भारत से भाग रहे हैं? बांग्लादेशी रोहिंग्या तो घुस से चले आ रहे हैं और बड़े बड़े वकील उन्हें देश में अच्छे से रहने वसने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुलवाने में सक्षम है। इससे इनकार नहीं है कि बड़ी आबादी वाले भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच बैर, तनाव, हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। कभी मुस्लिमों के साथ कुछ हिंदू गलत करते हैं, कभी कुछ मुस्लिम हिंदुओं के साथ। लेकिन क्या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि में मुस्लिम ईसाई भाईचारे के तराने गाते रहते हैं? क्या वहां लोग नो गो जोन से आजीज नहीं है? सरकार के साथ समाज को यह समझना होगा कि इस भारत विरोधी बड़े गठजोड़ से चौकन्ना रहने की जरूरत बढ़ गई है। लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो, पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बताया करिएगा। सुशांत सरीन इनका नाम है। देशघात की हद तक जाती राजनीति। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जैसी सस्ती राजनीति होने लगी, उससे आतंकवाद से लड़ना कठिन ही होगा। ये आप सभी जान रहे हैं, देख लीजिए, ये सब चल रही बातें वही पाकिस्तान और भारत के मामले में दुनिया भर की बातें। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों से पहले भी बोल रहा हूं कि बार बार इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे। हर पक्ष को आप लोग समझ लीजिए, बाकी हर जगह आप देखते हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो राहुल गांधी, फिर वो मोदी जी, फिर वो आप देखते हैं कि विदेश मंत्री, यही सब चल रहा है। इसलिए कई बार लगता है कि यार खराब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, क्योंकि वही बार बार दोहराया जा रहा है। भाई हमें मालूम हो गया है। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप देखेंगे कि हम वो किसी नेता के बयानों पर भी हम लोग बहस करते रहें। कर्म की गुणवत्ता, ऊर्जा, ये आप देखते हैं कि सामान्यतः समाज द्वारा निषिद्ध एवं आपराधिक कृत्य अशुभ कर्मों में लिए जाते हैं, जबकि धर्म केवल प्रत्यक्ष हिंसा अथवा आचरण की कठोरता से ही नहीं, चित्त की प्रवृत्तियों से भी कर्म की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष दुष्कृत्यों से स्वयं को विरत रखता है, आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण आत्मा की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो जाए। कर्म का शुभत्व केवल निषेधात्मक शुद्धता में नहीं, अपितु कर्तव्य निष्ठा एवं भाव की निर्मलता में निहित होता है। यदि आप अपने दायित्वों से विमुख हैं, यदि आपकी वाणी मधुर नहीं है, आहत करती है, यदि आप दान परमार्थ नहीं है, उपकार की आकांक्षा से प्रेरित हैं, यदि आपकी विनम्रता आत्म प्रदर्शन की अभिलाषा में रूपांतरित हो चुकी, तो यह सभी कर्म भले ही लौकिक रूप से दोष रहित प्रतीत हो, आध्यात्मिक मार्ग में शुभ नहीं है। कर्म की शुभता बाह्य आचरण में नहीं है, इसके आप देखते हैं उसके अंतर्निहित संकल्प में बसती है। एक मुस्कान भी अशुभ हो सकती है यदि वह व्यंग्य से युक्त हो, एक कठोर वाक्य भी शुभ हो सकता है यदि वह किसी के पतन से रक्षा करता हो। धर्म चित्तवृत्तियों की परख है, अतः जो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए पुण्य का व्यापार करता है वह भी उतना ही अशुभ कर्म करता है जितना वह व्यक्ति जो क्रोध में अपशब्द उच्चारित करता है। यदि मनुष्य जीवन की नैतिक समीक्षा मात्र इस आधार पर करे कि उसने हत्या, चोरी नहीं की, भ्रष्टाचार में संलिप्त
नहीं रहा तो वह आत्मिक उन्नयन के पथ पर एक भ्रांत धारणा के साथ आगे बढ़ रहा है। मनुष्य जब अपने अनिवार्य कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या फिर अपने अंतःकरण के प्रति, तब वह पिछले पाप का संचय करता है। यह पाप उस प्रकार का नहीं होता जो विधि की दृष्टि में दंडनीय हो, परंतु आत्मा को उन्नति में वह एक आदर्श अवरोध बन जाता है। इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। कानून की संवैधानिकता। संशोधन बफ कानून पर सुनवाई के समय इस कानून को असंवैधानिक, मनमाना साबित करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने पर जोर देने वाली दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का इस निष्कर्ष पर पहुंचना संतोषजनक है कि संसद से पारित कानून संवैधानिकता की धारणा पर टिके होते हैं और जब तक इसका ठोस आधार न हो, ऐसा नहीं है, तब तक अंतरिम राहत देना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि अंतरिम राहत पाने के लिए बहुत ठोस और स्पष्ट आधार पेश करना होता है। पता नहीं कि बफ कानून को असंवैधानिक बता रहा पक्ष ऐसे ठोस और स्पष्ट आधार पेश कर सकेगा या नहीं, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि उसकी कोशिश एन पिकरार्ड इस कानून को सिरे से खारिज कराने की है। इसका संकेत इससे मिला है कि बफ कानून को अनुचित असंवैधानिक बताने के लिए ऐसी ही भी दलीलें दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उन विषयों से इतर भी जाने की कोशिश की गई जिन्हें सुनवाई के लिए तय किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए जो 3 बिंदु चुने वे हैं वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की प्रक्रिया, वक्फ बोर्ड एवं केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करना। इन 3 बिंदुओं पर केंद्र सरकार पहले ही यह आश्वासन दे चुकी है कि इन पर यथास्थिति बनी रहेगी और आप देखेंगे कि कहना कठिन है कि वक्फ कानून की संवैधानिकता पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी कानून पर कोई निर्णय उसकी संवैधानिकता की पूरी परख करके ही दिया जाना चाहिए। वैसा कदापि नहीं होना चाहिए कि जैसा 3 कृषि कानूनों के मामले में हुआ था। इन कानूनों की संवैधानिकता की परख किए बिना ही उसके अमल पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के विरोधियों को यह संदेश दिया था कि वे सही हैं और इसी कारण किसी कानून विरोधी आंदोलन लंबा खिंचा और अंततः सरकार को ना चाहते हुए भी उन्हें वापस लेने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला करना पड़ा। विश्व का कोई कानून ऐसा नहीं होता है जिसे परिपूर्ण कहा जा सके और यदि किसी कानून में कोई कमी विसंगति हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए, ना कि पूरे कानून को ही खारिज किया जाना चाहिए। संशोधित वक्फ कानून के विरोधी कुछ भी दावा करें, दुष्प्रचार करें, पुराना कानून खामियों से भरा ही नहीं, वक्फ बोर्ड को मनमाने एवं दमनकारी अधिकार देने वाला भी था। इसके ना जाने कितने ऐसे हैरान करने वाले प्रमाण पीड़ित लोग बीते 3-4 महीनों में ही सामने आए और जिनकी अनदेखी संसद में बहस के दौरान विपक्षी नेता भी नहीं कर सके। असफलताओं से सीखें। सफलता असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सफलता को कभी स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए और असफल होने पर यह समझना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया, ये भी गलत है। और आप देखिए असफलता से सीख लेंगे तो हमें जीवन में बेहतर निर्णय लेने और नए कौशल विकसित करने, अधिक लचीला बनाने में मदद करेंगे। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो देखा करिए, ईमानदारी से झांक के अपने अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार किया करिए कि आखिर असफलता किन कारणों से मिली। उन कारणों को, जो समस्याएं रही हैं, उन्हें दूर करिए और आप सफल हो जाइए। असफलता यह भी सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन असली सफलता वही है जो असफलता से सीखकर प्राप्त की जाए। अब सोचिए कि कोई सफल हो गया, उसे मालूम ही नहीं कि सफलता का क्या महत्व है, असफलता का क्या महत्व है। देखा गया कि परीक्षा में अधिक अंक लेने का दबाव बच्चों को अवसाद की ओर ले जा रहा है। इसी कारण कई बार विद्यार्थी बेहतर करने के प्रयास में परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 10-2 की परीक्षा में 10-2 परीक्षा में दूसरी बार असफल होने के बाद छात्रा का आत्महत्या और जैसा कदम उठाना अवसाद का उदाहरण है। अगर बच्ची परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाई तो जीवन लीला खत्म करना भी समस्या का हल नहीं है। विद्यार्थी के साथ भी अभिभावक से भी अपेक्षित है कि अंकों को सफलता का प्रमाण न बनाए। अगर बच्चा असफल होता है तो इसे उसकी कमजोरी ना बनाए, बल्कि उसे मजबूत बनाए। बच्चों को आप देखिए असफलता को पचाना सिखाना होगा ताकि वे दबाव सहने में सक्षम हो सके, असफलता के कारणों की पहचान और विश्लेषण कर लक्ष्य पाने में सफल हो सके। राष्ट्रीय विकास में बाधक मरुस्थलीकरण। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
तो इसके यूएन के अनुसार मरुस्थलीकरण के कारण हर वर्ष दुनिया से लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर उपजाऊ भूमि लुप्त हो रही है, जो मिस्र के क्षेत्रफल के बराबर है। यह स्थिति केवल आप देखिए पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि वैश्विक सामाजिक आर्थिक असंतुलन का संकेत भी है। वर्तमान में दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग भूमि क्षरण के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक भूमि क्षरण को रोकने की वैश्विक संकल्प लिया, लेकिन यह संकल्प तभी सफल होगा जब व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर मरुस्थलीकरण का कारण बनने वाली गतिविधियों पर गंभीरतापूर्वक रोक लगाई जाए। मरुस्थलीकरण के कारण कृषि, जल संसाधन और आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और जिसने आप देखते हैं कि जिससे निर्धनता, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा और पलायन और जैसी समस्याएं गहराती जा रही है। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में सतत विकास की अवधारणा तभी साकार हो सकती है जब आप देखिए हम मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। दरअसल एक नियमित प्रक्रिया के तहत भूमि की उर्वरा शक्ति के निरंतर क्षीण होने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण, निर्जनीकरण कहा जाता है। उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में परिणत होना एक गहरी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक समस्या है, और वनों की कटाई, अनियंत्रित कृषि, खनन, अति पशुचारण, खेतों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का बेतहाशा उपयोग, सिंचाई के गलत तरीकों का प्रयोग, फसल चक्र की अनदेखी, भूजल का अत्यधिक दोहन, सूखा तथा भूमि प्रदूषण के साथ साथ औद्योगिकरण, नगरीकरण की प्रक्रिया जमीन को बंजर में तब्दील कर रही है। यह समस्या कई बार स्थायी स्वरूप लेकर किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरे तौर पर प्रभावित करती है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में 1/3 भूमि क्षरण का शिकार है, और इससे देश की सकल घरेलू उत्पाद को हर साल 2.5% का नुकसान होता है। बढ़ती जनसंख्या तथा उसकी मांगों की पूर्ति के कारण भूमि पर दबाव बढ़ने से उसकी गुणवत्ता निरंतर घटती जा रही है। कृषि योग्य भूमि का रकबा दिन ब दिन घटने तथा उपजाऊ और कृषि भूगत भूमि पर कंक्रीट के जंगल बसाए जाने से भूमि के बंजर होने की समस्या बढ़ती जा रही है। भूमि क्षरण को रोकने और क्षरित भूमि के उपजाऊपन को बहाल करने के लिए संगठित रूप से प्रयास करने होंगे। इसके लिए प्रकृति के साथ निकटता स्थापित करनी होगी, ऐसी मानवीय गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी जो भूमि के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इस दिशा में हरित दीवार का निर्माण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जैसे कि अरावली क्षेत्र में हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। प्रीलिम्स आप समझ रहे हैं, आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, निबंध आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, 8 टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहां देखने को मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल है ना, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म, वहीं मिल जाएगा। इस सुरक्षित सड़कें जीवन का अधिकार। आजकल आप देख रहे हैं कि खूब सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, मौत भी होती है उसमें खूब। ये पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था, और आप देखते हैं कि शीर्ष न्यायालय ने इसे लोगों का संवैधानिक अधिकार बताया। साथ ही कहा कि फुटपाथ के अभाव में पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता, और जिससे आप देखिए उनके साथ दुर्घटना होने की आशंका होती है। नागरिकों के लिए उचित फुटपाथ का होना आवश्यक है। ये ऐसे होने चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हो और इन पर से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य हो। पैदल यात्रियों को फुटपाथ पर का इस्तेमाल करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी शुदा है। देखा जाए तो भारत आज परिवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां आर्थिक विकास और शहरीकरण न केवल अवसर लेकर आता है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े सड़क नेटवर्कों में से एक होने के साथ ही भारत दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इस वैश्विक गंभीर समस्या का समाधान देश के पास ही है और जिसे धरातल पर लागू किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। साल 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 12.2 मौतें होती हैं, जो जापान 2.57 और ब्रिटेन 2.61 जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। इसका आर्थिक दुष्प्रभाव भी गंभीर है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर साल अपनी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% नुकसान होता है, जिसका अर्थ है अरबों डॉलर की हानि। यह आर्थिक नुकसान राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करता है और प्रभावी सड़क सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को पूरी जिम्मेदारी से लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और सड़क सुरक्षा प्रणालियों की नींव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की भावना पर आधारित होनी चाहिए। सुरक्षित सड़कें जीवन के अधिकार का आप देखते हैं कि एक
अभिन्न हिस्सा है। हर नागरिक, चाहे वह पैदल यात्री हो, साइकिल चालक हो या फिर वाहन चालक, उसे यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक स्थलों पर बिना भय के चल सके। जैसे स्वच्छ हवा और सुरक्षित पेयजल जीवन के अधिकार से जुड़ी बुनियादी आवश्यकता है, वैसे ही सुरक्षित सड़कें भी इस अधिकार की अविभाज्य कड़ी है। साल 2047 तक भारत की शहरी आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 50% होने का अनुमान है। इसके साथ वाहनों की संख्या में भी भारी वृद्धि होगी। ऐसे में जरूरी है कि शहरों में सड़कें ऐसी हों जो विशेषकर पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बुजुर्गों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और समावेशी हो। सेफ सिस्टम अप्रोच शहरी गतिशीलता की भविष्य उन्मुख योजना का केंद्र है, जो मानवीय गलती और भौतिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए सड़क डिजाइन करता है। इसका उद्देश्य मानवीय त्रुटियों के बावजूद किसी की जान ना जाए। इसमें चौड़े फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पैदल पार पथ और गति नियंत्रण जैसे उपाय, आप देखते हैं कि उपाय की जरूरत शामिल है। यह प्रणाली सड़क उपयोगकर्ताओं को दोष देने के बजाय ऐसे ढांचे पर जोर देते हैं जो कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने का काम करें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संकट को समझते हुए कई कदम उठाए और इनमें आप देखिए 5000 से अधिक ब्लैक स्पॉट में सुधार, सड़क सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया लागू करना, वाहन सुरक्षा मानकों को सख्त करना और देश के हर जिले में चालक प्रशिक्षण और वाहन परीक्षण केंद्रों की स्थापना के सुधार प्रमुख हैं। वाहनों में आप देखते हैं ईयरबैग और ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में सुधार भी इन्हीं सुधारों का हिस्सा है। इन सुधारों को निरंतर जारी रखने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की जरूरत रहती है, जिन्हें पूरा करने के लिए नए फंडिंग मॉडल की आवश्यकता है। एक संभावित प्रस्ताव यह हो सकता है कि अगले 20 से 25 वर्षों तक सभी वाहन और उपकरण निर्माता अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का एक हिस्सा सड़क सुरक्षा उपायों में निवेश करें। यह निवेश ब्लैक स्पॉट हटाने, जन जागरूकता फैलाने, आपातकालीन चिकित्सा प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने पर किया जाना चाहिए और इस निवेश के भविष्य में रचनात्मक लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा के 4 स्तंभ इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल एकीकृत रणनीति की रीढ़ है। हालांकि प्रवर्तन और आपातकालीन सेवा में सुधार हुआ है, लेकिन बुनियादी ढांचा और उपयोगकर्ता शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यदि अगले दशक में अतिरिक्त $109 अरब निवेश कर सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 50% तक की कमी लाई जाती तो यह निवेश सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन कार्यक्रम की रपटें सिद्ध करती हैं कि सड़क सुरक्षा में लगाया गया हर रुपया 4 गुना लाभ देता है। और यार एक काम करना है, यही तो आपको लिखना है वहां। अगर इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है तो यही तो लिखेंगे आप। जीवन रक्षा, उत्पादकता और दुर्घटना लागत की बचत के रूप में इसके लाभ पूरी दुनिया और देश के सामने हैं। हमें अपनी सड़कों को असुरक्षित उपयोगकर्ताओं, पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। सड़कें केवल वाहनों के लिए मार्ग नहीं है, बल्कि साझा सार्वजनिक स्थल है। हमें गति के बजाय समावेशिता, सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से हमारी सड़कें सुरक्षा हमारी दिशा, नीतिगत संकल्प और जवाबदेही पर आधारित होनी चाहिए। सड़क सुरक्षा कोई विलासिता नहीं, बल्कि समावेशी और सतत विकास की पूर्णता है। भारत को न केवल वैश्विक मानकों की बराबरी करने, बल्कि उन्हें पार करते हुए नेतृत्व भी करना है। आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। सतत परिवहन से लगेगी वायु प्रदूषण पर लगाम। तो भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में सतत परिवहन यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मिशन को जोड़ने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। यह पिछले आप देखते हैं 1 दशक में इस योजना में किया गया पहला बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत परिवहन के सभी प्रमुख आयाम, सड़क, रेलवे, पार्ट्स, शिपिंग और सिविल एविएशन शामिल किए जाएंगे। किंतु इस दिशा में वास्तविक चुनौती है, रोड सेक्टर से जुड़ी है, जो न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है, बल्कि शहरी प्रदूषण दुर्घटनाओं के लिए भी काफी हद तक उत्तरदायी है। अतः सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए एक समग्र नीतिगत पहल और क्रियान्वयन की आवश्यकता है। भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हिस्सा लगभग 10% है, किंतु इसमें से 87 से 90% उत्सर्जन अकेले रोड ट्रांसपोर्ट से होता है। यह शहरी वायु प्रदूषण का लगभग 1/3 हिस्सा भी पैदा करता है। ये आंकड़े न केवल गंभीरता का संकेत देते हैं, बल्कि इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि कोई नेट जीरो रणनीति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती है जब तक कि रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ठोस हस्तक्षेप न किया जाए। भारत जिससे विकासशील देश के लिए यह चुनौती और भी जटिल हो जाती है, जहां आर्थिक विकास और जनसंख्या में बदलाव दोनों तीव्र गति से हो रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट
के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुआयामी पहल की आवश्यकता है, जिसमें लॉजिस्टिक्स सिस्टम की रीस्ट्रक्चरिंग, उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव और शहरी प्लानिंग में इनोवेशन शामिल है। इन पहलुओं में से प्रत्येक को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, जब तक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुलभ, सुरक्षित और सस्ता नहीं होगा, तब तक लोग निजी वाहन की ओर झुकते रहेंगे और यही निजी वाहन सड़कों पर ट्रैफिक जाम, दुर्घटना और आप देखते हैं कि और अधिक उत्सर्जन का कारण बनते हैं। भारत सरकार का फोकस अब भारत 6 उत्सर्जन मानकों को लागू करने पर है। यह एक सही दिशा में कदम है, किंतु यह कदम तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि वैकल्पिक ईंधन इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्याप्त बढ़ावा न दिया जाए। ईवी मार्केट में अपेक्षित वृद्धि न होने का प्रमुख कारण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आज आप देखते हैं कि भारत में प्रति 135 ईवी पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, जबकि ग्लोबल औसत मात्र 6 से 20 ईवी पर एक स्टेशन है। इस समूचे परिप्रेक्ष्य में यह भी ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट न केवल पर्यावरण बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का यह मिशन कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, अर्बन प्लानर्स और आम जनता को एक साझा विजन और रोड मैप के साथ आगे बढ़ना होगा और यही वह पथ है जो भारत को न केवल पर्यावरणीय स्थिरता की ओर ले जाएगा बल्कि एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर भी अग्रसर करेगा। अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात तो है ही। इस सिंदूरी आभा में सराबोर वीरभूमि उत्तराखंड की बात हो रही है। ये है उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए किससे लगती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। तो उसका सिंघामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। पढ़ लीजिए। ये मातृभाषा में शिक्षा के समर्थक, ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको। जयंत नार्लिकर मुश्किल से 10 वर्ष के रहे होंगे। पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा कायम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे इनके पिता। और आप देखते हैं कि घर में देश की जानी मानी विभूतियों का अनवरत तांता लगा ही रहता था। ऐसे में एक दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व राष्ट्रपति का भोजन के लिए घर आना हुआ तो उन दिनों विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बालक जयंत ने आदि शंकराचार्य द्वारा रचित दासा श्लोकी स्रोत के 100 गायन में उन्हें विस्मय कर दिया। विदुषी माता सुमति की संस्कृत शिक्षा की आप देखें शिक्षा से देश के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में आचार्य नरेंद्र देव के हाथों गीता पुरस्कार जीतने वाली यही जयंत नार्लिकर विश्व के सबसे प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिक विज्ञान में अनामी टाइसन पदक एवं SCD उपाधि हासिल करने के साथ गुरुत्वाकर्षण के विश्व प्रसिद्ध हायल नार्लिकर सिद्धांत के प्रतिपादक भी बने। कौन जानता था कि आगे चलकर वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की ढेर लगाने के साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी विजेता होंगे। ऐसे पहले विज्ञानी भी बनेंगे जिन्हें एक मशहूर साहित्यिक सम्मेलन की अध्यक्षता का गौरव भी हासिल होगा। डॉक्टर जयंत नार्लिकर के आकस्मिक निधन से देश अपने एक बड़े सपूत से वंचित हो गया है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर को सामान्य देशवासी अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में कहानियां, उपन्यासों के माध्यम से रचे गए उनके विपुल विज्ञान साहित्य के लिए भी भुला नहीं पाएंगे। अपने लेख के दम पर नार्लिकर ने भारत के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा और विज्ञान से जुड़े लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाई। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों की तो सुनी होगी, पर ग्लोबल कूलिंग उनकी दी आइस एज कॉमेट की शुरुआत की ही भारतीय विज्ञानी प्रोफेसर बसंत चिटनीस की भविष्यवाणी से होती है। लघु हिमयुग भारत को तबाह करने बस आने की ही वाला है। उसकी रिटर्न ऑफ वामन की कहानी भौतिक शास्त्री, कंप्यूटर विज्ञानी, पुरातत्ववेता इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक खास तरह का क्यूब खोलने के बाद उसमें पाते हैं। एक सुपर कंप्यूटर बनाने का राज वायरस में बताया गया है कि किस तरह एक कंप्यूटर वायरस दुनिया की सरकारों का सिरदर्द बन जाता है। और उनकी एक अन्य रचना टाइम मशीन पर है जिसमें लोग समय को मात देते नजर आते हैं। डॉक्टर नार्लिकर ने सिद्धांत की भौतिक शास्त्र, खगोल भौतिकी और विश्व रचना शास्त्र पर ढेरों ग्रंथ और शोध निबंध लिखे और पर आम पाठकों तक उन्हें पहुंचाया। उनकी चुटीली विज्ञान कथाओं
नहीं, उद्देश्य था बस एक साइंस कम्युनिकेटर के रूप में आम भारतीयों की विज्ञान विषय से दोस्ती कराना, जो सिर्फ आसान शिल्प और भाषा में ही हो सकता था। टीवी पर आने वाला उनका हिंदी धारावाहिक कॉस्मोस बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी किताबों में कईयों को पुरस्कार मिले, पर इनमें सर्वश्रेष्ठ साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी मिलना बाकी था, जो उन्हें मिला बनारस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मुंबई, पुणे शहर में गुजारे उनके जीवन के सफर के बारे में बयान करती उनकी पुस्तक 4 नगरों की मेरी दुनिया पर, जो नालिकर की जिंदगी से जुड़ी किताब है। शायद वह अकेले विज्ञानी थे जिन्होंने महाराष्ट्र के बड़े साहित्यिक कार्यक्रम अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी थी। डॉक्टर जयंत नालिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके गांव के घर के पिछवाड़े में आम का पेड़ हुआ करता था, जिसके फल नारियल जितने बड़े हुआ करते थे। संभवतः इसलिए नाम मिला नालिकर। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी करने के बाद नालिकर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहां गणित में डिग्री लेने के साथ उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी में दक्षता प्राप्त की। ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत के विशेषज्ञ बने और आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत और मार्क सिद्धांत को मिलाते हुए अपने वरिष्ठ मार्गदर्शक फ्रेड हायल के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के हायल नालिकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जिसे आज तक खगोल भौतिकी के हर ग्रंथ में उद्धृत किया जाता है। अपने स्कूली पढ़ाई हिंदी माध्यम से पूरी करने वाले नालिकर को हिंदी से बहुत प्रेम था। वह स्कूली शिक्षा में मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग को गलत मानते थे। उनका कहना था कि आकलन पर जोर देने के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, अंग्रेजी को सिर्फ दूसरी भाषा के तौर पर सिखाया जाना चाहिए। और जो हम लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं ना, पढ़ाई कर सकते हैं ना, रिसर्च कर सकते हैं, वो शायद दूसरी भाषा में करना कठिन होता है। अपनी बातों को समझाना, अपनी बातों को रखना अपनी मातृभाषा में हम लोग बेहतर कर पाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।